नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है। तो अभी तक मेरा जो आखिरी लेक्चर था वो था चैप्टर नंबर 14 पे, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, वो जो है भारतीय संघवाद के ढांचे को, इंडियन फेडरल सिस्टम को किस तरीके से बढ़ावा देंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट के बीच में, हमारे जितने स्टेट हैं उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन बनेंगे, उनके बीच में रिलेशन किस तरीके से होने चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिजायर आईएएस पे और भी ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे सीसेट और इकोनॉमिक्स के। तो आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने यूपीएससी के सफर में आपको हर जगह सफलता मिले। कि मैं हर बार कहता हूं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले कि आप भी अपने 100% फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ जुट जाइए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग अपने मेहनत में खूब अच्छे से मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, क्योंकि देखिए मेहनत आपकी कभी भी आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं पूरा मन लगा के, अपने पूरे जोश के साथ आप मेहनत में जुट जाइए। तो देखिए जो सबसे पहला लाइन है उसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय संघवाद को ढांचा, इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, उसको अगर हमको बढ़ावा देना है तो खाली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन नहीं अच्छे होने चाहिए, बल्कि जो स्टेट हैं उनके बीच में भी रिलेशन, जितने भी हमारे यहाँ स्टेट हैं उन सब में भी रिलेशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस दिए गए हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, और फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये चारों चीज़ें हैं, इनको अभी हम आगे चल के अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ पार्लियामेंट ने ऐड की, जोनल काउंसिल, जो कि हमारे पूंची कमीशन में रिकमेंडेशन दी गई थी। और पूंची कमीशन क्या होता है, सरकारी कमीशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा दी है। तो आप उनको जो है जाके उस लेक्चर को जाके आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहली बात ये कही गई कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो पॉइंट नंबर 1 है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 260 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है, तो उसमें जो है, जो भी अगर मान लीजिए जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे आपको पता होगा कि अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ गई थी, टेंशन क्रिएट हो गया था, झगड़ा हो गया था दोनों के बीच में। झगड़ा मतलब ऐसा नहीं होता कि लाठी डंडा लेके चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तनाव आ जाता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए उसमें ये कहा गया, इसमें 2 प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 262 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या कि जो पार्लियामेंट, मान लीजिए पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर सकती है जिससे कि 2 स्टेट के बीच में अगर वाटर रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, किसी रिवर के वाटर से रिलेटेड, तो उसको कोई लॉ पास करके उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस तनाव को खत्म कर सकती है। 2 स्टेट्स के, या 2 से ज़्यादा स्टेट्स, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही स्टेट होंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा स्टेट का भी के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रोविजन, वो क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट रोक सकती है, ठीक है, किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कि वो जो है इस पे अपने निर्णय ना सुनाए। चाहे तो रोक सकती है अगर उसका इच्छा करे तब, अगर पार्लियामेंट ने अगर मना किया सुप्रीम कोर्ट को तभी, अगर पार्लियामेंट ने मना नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट का निर्णय बता सकती है, उस डिस्प्यूट को सुलझा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए इस प्रोविजन के अंतर्गत पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए हैं। अब वो 2 लॉ कौन कौन से हैं? पहला तो है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956, और दूसरा कौन सा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। ये दोनों ही लॉ किसने बनाए हैं? पार्लियामेंट ने बनाए हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 262 से, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए जो आर्टिकल है उसके हिसाब से। अब इस लॉ में क्या कहा गया, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो रिवर बोर्ड एक्ट है, ये वाला एक्ट, द रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इसमें ये कहा गया कि हमको एक रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश करना है, मतलब एक रिवर बोर्ड बनाना है, जो क्या देखेगा, जो भी इंटर स्टेट रिवर हैं उनके डेवलपमेंट, उनके रेगुलेशन के लिए, कि उसका वाटर कौन कितना यूज करेगा, उस नदी का विकास किस तरीके से होगा, उसकी देखरेख करेगा। और ये जो रिवर बोर्ड है, इसको कौन बनाएगा? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इस्टेब्लिश करेगा, इसको गठित करेगा, इस रिवर बोर्ड को। और कब गठित करेगा? जब स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब रिक्वेस्ट करे, ठीक है, ये बात कही गई। और ये किसको एडवाइस देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं। जो पहला एक्ट था उसके बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा जो एक्ट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, इसमें यह कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक कमेटी बना सकती है, एक एडहॉक
ट्रिब्यूनल बना सकती है। अभी एडहॉक क्या होता है, एडहॉक मतलब कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्पोररी रहेगा ये ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए अगर डिस्प्यूट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में किसी रिवर वाटर के शेयरिंग के लिए, तो उस समय ये जो ट्रिब्यूनल है, हमारा जो एडहॉक ट्रिब्यूनल है, ये अपना डिसीजन सुनाएगा और इसका जो डिसीजन होगा इस ट्रिब्यूनल का वो क्या रहेगा, जो भी पार्टीज हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, उनको इसका डिसीजन मानना ही पड़ेगा और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट ना ही और किसी कोर्ट, कोई हाई कोर्ट में भी वो अपील नहीं कर सकते हैं। इस जो ट्रिब्यूनल ने जो अपना जो डिसीजन जो सुना दिया, जो फैसला जो सुना दिया ट्रिब्यूनल ने, उसके खिलाफ ये ना ही हाई कोर्ट में जा सकते, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, ना ही और किसी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने ट्रिब्यूनल को ज़्यादा पावर दे दी है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, जो भी ट्रिब्यूनल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा गया जिससे कि जो है किसी का भी अधिकार जो है खत्म ना किया जाए, सबको जो है सबके साथ न्याय हो, इसलिए इस तरीके से किया गया। अब ये हमने कहाँ से लिया, कई कंट्रीज में हमने देखा कि जो भी रिवर रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते थे, वहाँ पे जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट रहती थी वो अच्छे से निर्णय नहीं सुना पाती थी, तो इसलिए जो है इस तरीके से हमने एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिससे कि वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो उस चीज़ को अच्छे से समझेगा कि हाँ रिवर वाटर किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरीके से उस रिवर वाटर को हम अच्छे से किसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही उसका यूज जो है हम काफ़ी अच्छे से कर सकें, लोगों के इंटरेस्ट में कर सकें, लोगों की भलाई के लिए कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक 2016 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 8 इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाए हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिब्यूनल हैं, ये कौन कौन से ट्रिब्यूनल हैं और कब बने हैं, ये सभी चीज़ें आपको नीचे दिए गए टेबल में मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये कब बना, 1969 में बना। किसके लिए बना, ये बना महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए। उसके बाद देखिए गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 1969 में, कब, किसके लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मतलब इन सभी स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट थी इसके गोदावरी के वाटर से रिलेटेड। उसके बाद देखिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बना, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 1969 में। मतलब ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब बना, 1969 में। कौन कौन से राज्यों के लिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए। उसका देखिए रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 1986 में, किसके लिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पिछले ही साल इसके ऊपर निर्णय आया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस बात जब अपना फैसला जब सुनाया है तो किसको जो है इसने वाटर जो है ज़्यादा बोला कि कहाँ से वाटर काट के इसने किसको ज़्यादा वाटर दिया, किस स्टेट के वाटर को छीन को किस स्टेट को वाटर ज़्यादा दिया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो जो इसने जो अपना जो डिसीजन जो बताया था आप उसको जाके एक बार पढ़ सकते हैं, आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो कब बना, 1990 में बना। किसके लिए बना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कावेरी वाटर जो है इसका सोर्स कहाँ है, कावेरी रिवर का। ठीक है फ्रेंड्स, और किस स्टेट से ये रिवर निकलती है। उसका देखिए सेकंड जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना कब, 2004 में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए। उसका देखिए वंसधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 2010 में, किसके लिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, आंध्र प्रदेश के स्टेट के लिए। उसका देखिए महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना 2010 में, किसके लिए, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के लिए। तो आपने देख लिया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा एक और बात आप यहाँ पे जान लीजिए, तो दोनों जो एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास जो किए गए, द रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, तो जो पहला वाला जो एक्ट है रिवर बोर्ड एक्ट, ये क्या करता है, ये डेवलप और मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके उस नदी का, उसके बारे में डिस्कशन करता है। और जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है 1956 वाला एक्ट जो है, वो क्या करता है, वो मान लीजिए कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया दो स्टेट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में, तो सोल्यूशन निकालता है कि किस तरीके से क्या सोल्यूशन निकालें, किस तरीके से जो है किसी के भी राइट का हनन ना हो, किसी के भी राइट का वायलेशन ना हो, सबकी ही जरूरत पूरी हो जाए। ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल क्या होते हैं। तो आर्टिकल 263 के अनुसार, आर्टिकल 263 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अनुसार, उसमें क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल
इसको इस्टेब्लिश कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। पहली बात आप ये याद रखिए, कौन स्थापना करेगा, कौन इसको इस्टेब्लिश करेगा? प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करेगा। और कब करेगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, मतलब लोगों की भलाई के लिए करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब ये किस लिए है? ये जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, किसके बीच? स्टेट का किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट्स बच जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अगर है तो यूपी का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 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 प्लस जो है जो भी उसके अगल बगल के स्टेट हैं, बिहार हो गए, हरियाणा हो गए, दिल्ली हो गए, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के साथ। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर तो है और वो डिफाइन कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल की ड्यूटी को, लेकिन कुछ और भी ड्यूटीज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, आर्टिकल 263 में ही दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए मतलब कौन कौन सी ड्यूटी जो है इस काउंसिल को करने होंगे और किस तरीके से करने होंगे। मान लीजिए कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उनका इंक्वायरी करेगा, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एडवाइस देगा। उसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिस्कशन करेगा, किसके लिए? जो भी सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और जो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि इससे ओवरऑल आप ये जानिए कि क्या करना है, इसको डिस्प्यूट को खत्म करना है, कन्फ्लिक्ट को खत्म करना है और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना है। और ये जो दोस्तों जो हमारा जो क्या है इंटर स्टेट काउंसिल जो बनेगा आर्टिकल 263 के हिसाब से, उसको क्या करना चाहिए? वो ज़्यादा बढ़िया कोऑर्डिनेशन ले आएगा, कोऑर्डिनेशन वाली पॉलिसी लेके आएगा, जिससे कि सभी चाहे स्टेट हो, जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बढ़िया हारमोनी बन सके, कोऑर्डिनेशन आ सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो काउंसिल का जो फंक्शन है वो क्या है कि इंक्वायरी करने का और एडवाइस देने का, किसके? जो भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो जाएगा। और ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के का भी यही फंक्शन है। क्या अगर मान लीजिए कोई दो स्टेट के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आर्टिकल 131 के हिसाब से, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि कोई भी लीगल कंट्रोवर्सी है तो उसको सुलझाए कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके पास भी यही पावर है, इंक्वायरी और एडवाइस देने का। लेकिन अंतर क्या है कि जो हमारा जो काउंसिल है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, ये जो है अगर ये कोई डिसीजन बता देगा तो ये खाली एडवाइस दे सकता है, लेकिन जो कोर्ट जो डिसीजन देगा वो बाइंडिंग है, वो मानना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन इसका डिसीजन क्या है? बाइंडिंग नहीं है। किसका? इंटर स्टेट काउंसिल का। उसका क्या है? एडवाइजरी डिसीजन है। और इसका क्या है? इसका बाइंडिंग डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद देखिए, जो आर्टिकल 263 है जिसके हिसाब से हम इंटर स्टेट काउंसिल बना रहे हैं, उसके अंदर क्या है? तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने एक काउंसिल का निर्माण किया, प्रेसिडेंट ने बनाया कि इसको किस लिए बनाया, हमारे प्रेसिडेंट ने क्यों इंटर स्टेट काउंसिल बनाया? जिससे कि बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो सके पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ बना, उसका सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, मतलब इन सब भी काउंसिल की स्थापना की गई प्रेसिडेंट के द्वारा इसी आर्टिकल 263 के हिसाब से। उसके बाद देखिए 4 रीजनल काउंसिल बने, किसके लिए? सेल टैक्स के लिए। किसके? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न जोन्स, मतलब 4 जोन में बांट के 4 रीजनल जोन बनाए गए। उसके बाद देखिए, जो सेंट्रल काउंसिल है इंडियन मेडिसिन और जो सेंट्रल काउंसिल है होम्योपैथी, ये दोनों इसके हिसाब से नहीं बने हैं। ये जो चारों जो मतलब ये आर्टिकल 263 के से नहीं बने हैं। ये क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके बनाए गए। लेकिन और ये जो चारों हैं, ये जो 3 पॉइंट है आप देख रहे होंगे बुलेट में 1 2 3, ये तीनों क्या है? ये प्रेसिडेंट ने बनाए हैं आर्टिकल 263 के हिसाब से। क्लियर है फ्रेंड? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा इंटर स्टेट काउंसिल बना। तो देखिए, सरकारी कमीशन आया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए 1983 से 87 के बीच में। तो चलिए आप ये कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, ये इसने क्या कहा कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई चाहिए हमको आर्टिकल 263 के हिसाब से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए, आर्टिकल 263 के हिसाब से और भी कई ढेर सारे काउंसिल हैं, तो उस तरीके से ना हो कि जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होगा। वो इंटर स्टेट काउंसिल क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला है? इससे अलग होगा जो इंटर स्टेट काउंसिल है, और इसको हम क्या कहेंगे? इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। ये बात क्लियर हो गया होगा। और देखिए, जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन था कि जो काउंसिल है, काउंसिल को चार्ज किया जाएगा किस चीज के बारे में। देखिए, तो इसमें यह कहा गया जो क्लॉज ए, बी और सी है आर्टिकल 263 का, उसमें जो तीनों क्लॉज जो हैं वही उसी तरीके से ड्यूटी निभाएगा। कौन? ये जो काउंसिल बन रहा है इंटर स्टेट काउंसिल। ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी
सरकारी कमीशन ने जब अपना रिकमेंडेशन जब दिया तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती उसके बाद, तो उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल बनाया कब, 1990 में, ये बात याद रखिएगा। तो अब ये इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन होते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है। जितने चीफ मिनिस्टर हैं, जितने स्टेट हमारे, हर जगह के सीएम जो है आएंगे, मतलब उसके मेंबर होंगे। सीएम जो है, जो यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, पौंडीचेरी और हमारा दिल्ली, तो यहाँ के सीएम आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है दूसरे यूनियन टेरिटरी के, जैसे कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, जैसे कि बात के दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इन सब जगह के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे। उसके बाद देखिए गवर्नर आएंगे, उन स्टेट के जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ के गवर्नर भी आएंगे। उसके बाद देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ से 6 मिनिस्टर को भेजा जाएगा, ठीक है, साथ में। और होम मिनिस्टर जो है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो भी आएगा, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। उसके बाद देखिए 5 मिनिस्टर आएंगे, किस रैंक के, कैबिनेट रैंक के, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, वो उनको कौन नॉमिनेट करेगा, चेयरमैन जो काउंसिल। तो चेयरमैन कौन है आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका भी नॉमिनेशन कौन करेगा, चेयरमैन ही करेगा, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। और ये क्या है, परमानेंट मतलब टेम्पररी नहीं है, ये जितनी बार काउंसिल की मीटिंग होगी उतनी बार ये लोग आएंगे। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो काउंसिल है, काउंसिल किस लिए है, काउंसिल में हम क्या करेंगे, जो भी इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा बढ़िया किया जाए, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, इसके लिए है। जो भी ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन सुधरे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरी है उन लोगों के बीच में रिलेशन सुधरे, ठीक है, प्रमोट करें क्या, कोऑर्डिनेशन को। इसके लिए ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल का काम यही होगा। अब देखिए कौन कौन सी ड्यूटीज हैं इनके, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे किस बारे में, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉमन इंटरेस्ट रहेगा किसी सब्जेक्ट पे, जैसे आपको पता है कॉन्क्रीट लिस्ट में, मान ली कॉन्क्रीट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ही इस बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके कॉमन इंटरेस्ट को पहचानेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा जिससे कि बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो सके, किस लिए, पॉलिसी और एक्शन के लिए। उसके बाद देखिए काउंसिल है हमारी, ये साल में कम से कम 3 बार जरूर इसकी मीटिंग होगी, ये भी बात क्लियर रखिएगा। और जो इसकी जो मीटिंग जो होगी ना दोस्तों, वो कैमरे के सामने होगी, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, मतलब मान लीजिए कोई भी बात है उसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कंसेंसस से, मतलब सभी की मंजूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जो है हमारा चेयरमैन को जो मंजूर हो वही होगा, मिलजुल कर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी है इस काउंसिल की, जो कब बनी थी, 1996 में बनी थी। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। जो स्टैंडिंग कमेटी है इस काउंसिल की, ये बात याद है, काउंसिल की नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है इस काउंसिल की, उसके चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर है हमारे चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 चीफ मिनिस्टर भी होंगे। उसके बाद देखिए जो काउंसिल है, काउंसिल को असिस्ट कौन करेगा, एक सेक्रेटरिएट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट, ठीक है दोस्तों। और ये जो सेक्रेटरिएट जो बना था, कब बना था, 1991 में, और इसको हेड कौन करता है, कोई एक सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है, वो सेक्रेटरी हेड करेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहेगा। और 2011 से ये जो भी फंक्शनिंग है ना इस सेक्रेटरिएट की, वो कहाँ पे है, वो किसके अंडर में होती है, वो जोनल काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है उसी के अंडर में इसकी भी फंक्शनिंग होती है, जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल है। उसका देखिए अब हम बात करेंगे पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो अब सबसे पहले आप जान लीजिए पब्लिक एक्ट क्या होते हैं। वो बिल, ठीक है, कोई भी बिल हो, जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास कर दे, ठीक है, और प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको साइन कर दे, मतलब उस पर अपना मंजूरी दे दे, उसको साइन कर दे, तो वो बिल क्या बन जाता है, वो बिल बन जाता है एक्ट, तो उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक एक्ट। रिकॉर्ड क्या होता है, मान लीजिए जो भी रिकॉर्ड हुआ, जो भी कभी पहले की जो बातें हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम रख रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड हो गया। और जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब हो गया जो भी हम जुडिशरी के द्वारा, जो भी जुडिशियल प्रोसीजर है उसको हम लोग क्या कहेंगे,
जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब जो कोर्ट के जो प्रोसीजर है उसको कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये कहा गया है कि इन तीनों पे ही, पब्लिक एक्ट हो, रिकॉर्ड हो या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, इन तीनों पे ही हमको फेथ रखना है, हमको विश्वास रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आगे देखते हैं। मतलब कि हम देखिए, आप लिखा हो ना, फुल फेथ रखना है पूरे देश में ही, चाहे पब्लिक एक्ट हो, चाहे रिकॉर्ड हो या चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, हर पूरे हमारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सबको भी विश्वास रखना है इस पे। ठीक है, और पब्लिक एक्ट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, तो मैंने समझाई दिया आपको। अब उसके बाद देखिए, उसका देखिए जो भी पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड है या फिर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो जो है उसका पालन किस हिसाब से होगा, उसका पालन जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया रहेगा उसी के हिसाब से उसका पालन होगा, उसी के हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद देखिए जो भी फाइनल जजमेंट होगी, जो भी हमारे सिविल कोर्ट है इंडिया में, अगर उनके मान लीजिए कोई भी फाइनल जजमेंट दे दी कि हाँ आपको ये चीज़ लागू करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप पूरे देश में कहीं भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जरूरी नहीं कि एक नया जजमेंट आए, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, खाली सिविल जजमेंट के लिए ही है, क्रिमिनल जजमेंट के लिए ये चीजें अप्लाई नहीं करेंगी। अब जो फ्रेंड जो हमारी जो अगली हेडिंग है वो क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखिए जो आर्टिकल 301 है टू 307, मतलब 301 से लेकर 307, और ये आर्टिकल कहाँ पे आते हैं, हमारे पार्ट 13 में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये किससे डील करते हैं, जो भी ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, इंटरकोर्स होगा हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर। अब टेरिटरी आप भी जानते हैं, टेरिटरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सभी चीजें। ठीक है, जितने भी उसकी जो भी लैंड जो कि इंडिया के अंदर आएगा। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्रेड का मतलब है सेलिंग और बाइंग गुड, मतलब कि जो सामान हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो हो जाता है ट्रेड। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, मीडियम मतलब किस चीज से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। और जो इंटरकोर्स का मतलब होता है मूवमेंट, आप देख रहे हैं आप इंटरकोर्स है, इंटरकोर्स का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि जो भी सामान है उनका मूवमेंट। अब देखिए जो आर्टिकल 301 है ये क्या डिक्लेयर करता है, क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में, मतलब हमारे देश में, वो क्या होगा, वो होना चाहिए फ्री, मतलब वो क्या होगा, फ्री होगा। अब देखिए इस प्रोविजन को क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया जिससे कि कोई भी स्टेट जो है बॉर्डर बैरियर मत बना सके। मतलब ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का सामान जो है अगर बिहार में लेके जाके बेचना है तो क्या हो कि वो बॉर्डर बैरियर बना दे, टैक्स लगाने लगे, तो इस तरीके से कुछ ना कर सके स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, और जिससे कि हमारा पूरा देश क्या हो, एकता आए हमारे देश में, एक ही यूनिट के तरीके से आए और इनकरेज कर सके क्या, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दी कंट्री। अब देखिए अगला जो इसमें एक प्रोविजन है, मतलब इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब कि इसका दायरा बढ़ाया भी गया है। वो क्या है कि ये जो है ना आर्टिकल 301 में जो फ्री ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटर स्टेट ट्रेड के लिए नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जाएगा तभी फ्री होना चाहिए। किसी एक स्टेट के अंदर जो इंट्रा स्टेट ट्रेड, मतलब उस स्टेट के अंदर ही, अगर उस स्टेट के अंदर ही अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद और लखनऊ, अगर इलाहाबाद से लखनऊ को अगर हम सामान अगर हम लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो भी वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए उसका ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। अब देखिए जो आर्टिकल 301 है वो क्या होगा, वो कभी कभी जो है वायलेट भी हो सकता है। अब उसके कुछ स्पेशल है केस हैं, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो भी हम आपने देखा कि आर्टिकल 301 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। लेकिन आर्टिकल 302 से 305 में क्या है, इसमें कुछ प्रोविजन और दिए गए हैं, और वो प्रोविजंस क्या है जिसको जो है जब पार्लियामेंट है हमारी जो स्टेट है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किस पे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में, दो या दो स्टेट्स से ज्यादा के बीच में। कब, जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो लोगों की भलाई के लिए हो। लेकिन देखिए पार्लियामेंट जो है किसी स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दे सकती है, एक स्टेट से ज्यादा प्रेफरेंस, मान लीजिए यूपी को ज्यादा प्रेफरेंस दे दे बिहार को, मतलब डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन, मान लीजिए कहीं पे
सामान की कमी आ जाती है तब तो भेदभाव करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भेदभाव नहीं करना। मान लीजिए प्याज, यूपी में प्याज ज़्यादा हो गया, बिहार में प्याज की कमी है, तो कहाँ से लेगा? तब तो यूपी से ही लेगा, बिहार से कैसे ले लेगा? उसका देखिए बात करें आगे, जो भी लेजिस्लेचर होगा स्टेट का, मतलब जो स्टेट किसी राज्य का जो विधानसभा होगा वो भी रीजनेबल, देखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से रेस्ट्रिक्शन लगा दें। किस पे? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे। और जो स्टेट है स्टेट के अंदर ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने दायरे से बाहर जाके ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, मतलब दूसरे स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए स्टेट को जो है किसी दूसरे, कोई स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसको अगर दूसरे स्टेट के सामान को पे अगर प्रतिबंध अगर लगाना पड़ेगा तो पहले उसको जो है प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, तभी ऐसा कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, जो स्टेट है, किसी स्टेट की विधानसभा दूसरे स्टेट से जो सामान आ रहे हैं उन पे क्या लगा सकती है? उन पे टैक्स लगा सकती है। लेकिन वो जो टैक्स लगाएगा वो उतना ही होना चाहिए जितना कि उस स्टेट के अंदर के सामान पे जितना टैक्स लगेगा ना। जैसे मान लीजिए यूपी है, अब यूपी चाहती है बिहार के सामान जो आ रहा है, बिहार के प्याज पे टैक्स लगा दे, तो वो जो इम्पोर्ट टैक्स जो लगाएगा यूपी, वो उतना ही लगाएगा जितना कि यूपी के प्याज पे जितना टैक्स लगेगा उतना ही बिहार के प्याज पे टैक्स लगेगा। जिससे कि हमारे, अब ये ऐसा प्रोविजन क्यों है? जिससे कि ये क्या रोकता है? ये जो है टैक्स में भेदभाव ना हो सके किसी स्टेट के द्वारा, इसलिए ये प्रोविजन रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, पार्लियामेंट कोई अथॉरिटी भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, किस लिए? ये जो भी हमारी जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है और जो रेस्ट्रिक्शन है इनकी, इसको देखने के लिए। आपको पता चली गया होगा कि मतलब ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का फ्रीडम रहे, उसकी आज़ादी रहे, कोई टैक्स ना, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे इसमें। लेकिन आज तक इस तरीके का कोई भी अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है। उसका देखिए, अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात है करेंगे किसके बारे में? जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उसी से इसको बनाया गया है। तो देखिए कौन सा एक्ट है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अनुसार हमने जोनल काउंसिल को बनाया। और इसने क्या किया? इसने हमारे पूरे देश को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? नॉर्दर्न, उत्तरी, सेंट्रल, मध्य, ईस्टर्न, पूर्वी, वेस्टर्न, पश्चिमी और साउदर्न, दक्षिणी। टोटल कितने जोन हो गए? 5 जोन हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं कि जो जोनल काउंसिल बने, ये किस लिए बने? तो जिससे कि जो है हम अपने देश का एक नेचुरल डिवीजन कर सकें। जो भी रिवर वाटर सिस्टम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनकी जो कल्चर है, जैसे एक ही कल्चर के लोगों को एक ही जोन में रखे, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही जोन में रखे, इस तरीके से हमने, जिससे कि हमारे लोगों का विकास हो सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। उसके बाद देखिए, हर एक जोनल काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं? देखिए, तो होम मिनिस्टर रहेगा हर जोनल काउंसिल में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर है वो उसका मेंबर रहेगा। और जितने भी चीफ मिनिस्टर होंगे, मतलब जैसे जोनल काउंसिल है, टोटल 5 जोनल काउंसिल है, तो एक जोनल काउंसिल में कई स्टेट भी आएंगे ना, तो उस जोनल काउंसिल में जितने स्टेट आएंगे उन स्टेट के सीएम भी उसके मेंबर रहेंगे। साथ ही देखिए, 2-2 मिनिस्टर और एक्स्ट्रा आएंगे हर एक स्टेट से उस जोन में। उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी अगर है, तो उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। आपको पता होगा हर यूनियन टेरिटरी में सीएम तो बैठता नहीं, तो उस यूनियन टेरिटरी का क्या आएगा? सीएम आएगा। उसके बाद देखिए, ये जो भी जोनल काउंसिल है ना, और भी पर्सन, मतलब इन सभी लोगों को छोड़ के भी कुछ पर्सन और भी आ सकते हैं जोनल काउंसिल में। लेकिन ये लोग क्या होंगे? खाली एडवाइजर के तौर पे काम करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई काम करना है, अगर वोटिंग हो रही है जोनल काउंसिल के अंदर, तो वहां पे ये लोग वोट नहीं डालेंगे, बस ये लोग क्या देंगे? खाली एडवाइस दे सकते हैं। और वो कौन कौन है? मान लीजिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा कोई पर्सन नॉमिनेट किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी जो होगा गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होगा, वो भी जोनल काउंसिल में एडवाइस के तौर पे, मतलब एडवाइजरी फंक्शन के लिए जा सकता है। वो वोटिंग नहीं करेगा। और जो डेवलपमेंट कमिश्नर होगा हर एक स्टेट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए, जो होम मिनिस्टर है हमारे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं, जो अभी होम मिनिस्टर हैं हमारे कौन है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो वो क्या होते हैं? वो कॉमन चेयरमैन, मतलब जोनल काउंसिल, जितने भी जोनल काउंसिल है हमारे, 5 जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे?
होम मिनिस्टर होंगे, तो अभी कौन होगा, राजनाथ सिंह होंगे। उसके बाद देखिए जो चीफ मिनिस्टर होंगे, हर जोनल काउंसिल के चीफ मिनिस्टर क्या होंगे, उसके वाइस चेयरमैन होंगे। तो अब मान लिया एक जोनल काउंसिल में अगर 5 स्टेट आते हैं तो 5 सीएम थोड़ी ना वाइस चेयरमैन होंगे। तो क्या होता है, रोटेशन के प्रोसेस के द्वारा ये लोग अपने पद पे बने रहेंगे। मतलब एक साल के लिए एक स्टेट का सीएम चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहेगा, अगले साल किसी और स्टेट का सीएम वाइस चेयरमैन रहेगा। इस तरीके से चेयरमैन बनते हैं। अब ये जोनल काउंसिल किस लिए बना, ये प्रमोट करता है क्या, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन स्टेट के बीच में, मतलब राज्यों के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन लाता है। यूनियन टेरिटरी के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन लाता है। सेंटर, राज्य और यूनियन टेरिटरी तीनों के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा हम आगे बात करते हैं। और ये क्या, ये जो भी मैटर है जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, इन सभी पे यहाँ पे बातचीत होती है और इन सभी इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए जो भी फंक्शन है जोनल काउंसिल को, अब हम उसको अच्छे से समझेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है कि इमोशनल इंटीग्रेशन हमारे देश में आए, उसके बाद हम लोग ग्रोथ करें, ठीक है। और रीजनलिज्म, मतलब कि जो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे पूरा जोनल काउंसिल हो गया, तो वहाँ के लोकल लोग क्या करें, जब ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए हेल्प करे किसके लिए, जो भी मान लीजिए 2 स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 स्टेट हो गए, कभी ये दोनों स्टेट एक ही थे, लेकिन अब मान लीजिए अलग होने के बाद जो भी सेपरेशन हुआ, जो भी चीज़ें मतलब रीऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही, जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, उन सबको सॉल्व हो जाए, क्योंकि इस जोनल काउंसिल के अंदर दोनों स्टेट आ जाएंगे इसलिए। उसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी से जल्दी और सक्सेसफुली पूरे हो सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या लेके आना है इसको, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम लेके आए अलग अलग रीजन में, जो भी हमारे अलग अलग रीजन हैं उन सब में क्या लेके आए, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम लेके आए। अब देखिए अब जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों आपने देखा जोनल काउंसिल बनाए गए थे, 5 जोनल काउंसिल बने, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये अलग है जोनल काउंसिल से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसके द्वारा जोनल काउंसिल बनाया गया, उससे नहीं बना है। इसके लिए एक सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। वो कौन सा एक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। और इसके मेंबर कौन कौन है, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो ये सब इसके मेंबर हैं। तो देखिए इसका भी फंक्शन जैसे जोनल काउंसिल का फंक्शन था उसी तरीके से इसका भी फंक्शन है, लेकिन कुछ एडिशन भी है। तो ये क्या देखेगा, ये भी जो है किस तरीके से स्टेट में कोऑर्डिनेशन आ सके, मेंटेनेंस हो सके सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर का इस रीजन में, इसलिए जो है इस काउंसिल को बनाया गया। तो फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से जोनल काउंसिल है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसके अंदर आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें कौन कौन आते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। वेस्टर्न जोनल काउंसिल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। साउदर्न जोनल काउंसिल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पांचों जोनल काउंसिल आपने देख लिया, और एक और एक्स्ट्रा जोनल काउंसिल है कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसके मेंबर आपने देख ही लिया, जो भी 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के वो हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट होता है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं तो आप आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नज़र से दौड़ा दीजिए, और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 भी समाप्त होता है और ये द एंड के पास करीब आ गया। देखिए अब जो अगला जो चैप्टर जो मैं डिस्कस करूंगा वो रहेगा इमरजेंसी का प्रोविजन, कि हमारे देश में इमरजेंसी कब लग सकती है, इमरजेंसी लगने पे क्या क्या मतलब कौन कौन से पावर जो है खत्म हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पास कितनी ज़्यादा पावर आ जाती है। तो वो जो चैप्टर रहेगा वो आखिरी चैप्टर रहेगा हमारे पार्ट 2 का, जो पार्ट 2 जो हम लक्ष्मीकांत बुक का जो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम चालू करेंगे पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी तो और भी जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनकी भी हेल्प जरूर होगी।
क्योंकि देखिए हमारे कई भाई बहन हैं, वो सभी लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं डिजायर आईएएस की मुहिम ही इसीलिए है कि जो ग्राउंड लेवल से लोगों को यूपीएससी का प्रिपरेशन कराए, और जो लोग नहीं कोचिंग वगैरह कर सकते वो लोग भी प्रिपेयर करके कल को जो है हमारे देश के ब्यूरोक्रेट बने, बड़े बड़े ऑफिस को ज्वाइन करें। उसके बाद देखिए इसी चैनल पे आपको और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के, सीसेट के। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।